हाय दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ एंड सुख होंगे। दोस्तों, आज हम काफ़ी टाइम से मिल रहे हैं। पहले हमने कोशिका के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जेनेटिक्स। कौन सा स्टार्ट करेंगे? जेनेटिक्स, आनुवांशिकता। जेनेटिक्स, आनुवांशिकी। चलो दोस्तों, हम इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आप बताता हूँ कुछ। जैसे एक वैज्ञानिक था थियोक्रिटस। उसने बताया कि समान जीव से समान जीव की उत्पत्ति होती है, अर्थात हाथी से हाथी का शिशु ही उत्पन्न होगा, या आम से आम का पेड़ ही क्या होगा? उत्पन्न होगा। ऐसा किसने बताया दोस्तों? समान जीव से समान जीव की उत्पत्ति होती है। किसने बताया? थियोक्रिटस। एक वैज्ञानिक था, किसने? थियोक्रिटस। इसने बताया, क्या बताया? समान जीव से समान जीव की उत्पत्ति होती है। चलो दोस्तों, इसने ये बताया। इसके बाद में अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए और यह निष्कर्ष निकाला कि जन पीढ़ी से लक्षण, जो माता पिता के लक्षण होते हैं, वो किस में चले जाते हैं? बच्चों में चले जाते हैं, या संतति पीढ़ी में स्थानांतरण हो जाते हैं। किस में स्थानांतरण हो जाते हैं दोस्तों? जनकों के लक्षण किस में स्थानांतरण हो जाते हैं? संतति में स्थानांतरण हो जाते हैं, जिसे क्या होता है? विविधता उत्पन्न होती है। क्या होती है दोस्तों? विविधताएं उत्पन्न होती हैं। विविधताएं उत्पन्न होती है और उसे क्या कहते हैं दोस्तों? वंशागति कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशागति। वंशागति या क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? आनुवांशिकता कहते हैं। मतलब कि जो जनकों के लक्षण है, जनक के लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं और उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विविधताएं कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधताएं कहते हैं। और इसी कारण क्या होता है? समान जीव से समान जीव की उत्पत्ति होती है। फिर दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों ने बोला कि चलो ठीक है, हमने यह सब मान लिया कि मतलब कि जनक पीढ़ी के लक्षण संतति पीढ़ी में स्थानांतरण होते हैं, बट एक ही माता पिता से सभी संतति, क्या उनमें विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं? कुछ वैज्ञानिकों ने बोला दोस्तों कि मतलब कि माता पिता से उत्पन्न सभी संततियां, सभी बच्चों में विभिन्नताएं क्यों पाई जाती हैं? तो फिर क्या हुआ दोस्तों? क्यों पाई जाती हैं? लैंगिक जनन के कारण। तो उनका वैज्ञानिकों ने क्या कहा? लैंगिक जनन के कारण। क्योंकि जीवों में क्या होता है दोस्तों? लैंगिक जनन होता है। क्या होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है और इसी कारण क्या होता है दोस्तों? उनमें विविधताएं पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं। चलो दोस्तों, अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। जेनेटिक्स किसे कहते हैं? जेनेटिक्स या आनुवांशिकी किसे कहते हैं? दोस्तों, जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर आनुवांशिकता या वंशागति और विविधताओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जेनेटिक्स या आनुवांशिकी कहते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स नाम किसने दिया दोस्तों? किसने दिया? बेटसन ने दिया। किसने दिया? बेटसन। आनुवांशिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया? बेटसन ने किया। और जबकि आनुवांशिक का पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स, किसे कहते हैं दोस्तों? किसे कहते हैं? ग्रेगर मेंडल ने। किसको कहते हैं? ग्रेगर मेंडल को कहते हैं। और इन्होंने ही आनुवांशिक पे क्या किया दोस्तों? प्रयोग किए थे। इसलिए ही ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स या आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। चलो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल का। जन्म कहाँ हुआ?
22 जुलाई 1822 में। कहाँ हुआ दोस्तों? ऑस्ट्रिया के बुरुन शहर में। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रिया के बुरुन शहर में हुआ। 1843 में ये क्या था दोस्तों? आगस्ट नियम में मठ में क्या काम किया? पादरी का काम किया। क्या काम किया? पादरी का। पादरी थे मठ में, क्या थे? पादरी थे। कब? 1843 में। और उन्होंने मटर के पौधे पर कब प्रयोग किया दोस्तों? कब किया? 1856 से 1863। कितना हो गया? 4 3 7 वर्ष, 7 वर्षों तक किया। कितने वर्षों तक किया दोस्तों? 7 साल तक। किस पे किया? मटर के पौधे पे प्रयोग किया। बॉटनिकल नेम क्या है मटर का? पायसम। पायसम सटाइवम भी कहते हैं। मटर के पौधे बॉटनिकल नेम क्या है? पायसम सटाइवम। और जिसने 1856 से 1863, 4 3 7 साल तक मटर के पौधे पे प्रयोग किया। उसके बाद में दोस्तों इन्होंने कितने नियम दिए? 3 नियम दिए। एकल संकरण संकरण पर और द्विसंकरण संकरण पर। मतलब कि एकल संकरण संकरण पर नियम दोस्तों एक जीन की वंशागति पे नियम दिए। और कितने नियम दिए? 2 नियम दिए दोस्तों। कौन सा? एक तो प्रभाविता का नियम और एक स्वतंत्र अपीवन युग्मों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। द्विसंकरण संकरण पर दोस्तों ओनली एक ही नियम दिया। कौन सा नियम दिया था? स्वतंत्र अपीवन का नियम। और जिसका खंडन क्या है? सहलगनता। और प्रभाविता का खंडन क्या है दोस्तों? सहप्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता। सर्वमान्य नियम एक ही है, युग्मों की शुद्धता का नियम या संयोजन का नियम। वो आगे हम पढ़ेंगे। इसके बाद दोस्तों कब हुआ? 1865 में क्या हुआ दोस्तों? इनके नियम क्या हुए? प्रकाशन हुए 2 साल के बाद में। कितने साल के बाद में हुए? 2 साल के अंतर के बाद में इनके नियम का क्या हुआ? प्रकाशन हुआ। और 6 जनवरी 1884 में क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलो दोस्तों अब हम आगे देखते हैं कि मतलब कि मटर के पौधे पे इन्होंने मटर का पौधा ही क्यों चुना दोस्तों? क्या खास बातें थी उसमें कि इन्होंने मटर का पौधा ही चुना? देखो क्या था। पहले तो क्या था दोस्तों? मटर का पौधा क्या होता है? छोटा होता है। हम किधर भी किसी भी जगह पे आराम से आसानी से क्या कर सकते हैं? उसको उगा सकते हैं, है ना। छोटा साग पौधा है मटर। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई दोस्तों? जो मटर की फली होती है उसमें क्या होते हैं? 7 से 8 दाने आते हैं। तो कम समय में ही ये क्या होता है? कम समय में मटर पौधा क्या होता है? कम समय में ही परिपक्व हो जाता है। तो कम समय में ही हम क्या अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन कर सकते हैं या अनेक पीढ़ियाँ तैयार कर सकते हैं। क्यों तैयार कर सकते हैं? क्योंकि मटर की फली होती है उसमें क्या होते हैं? 7 से 8 दाने आते हैं। तीसरी कंडीशन दोस्तों क्या? मटर पौधा क्या होता है? द्विलिंगी होता है। तो द्विलिंगी होता है तो क्या कर सकते हैं दोस्तों? स्वपरागण भी करा सकते हैं और परपरागण भी करवा सकते हैं। चौथी 5वीं कंडीशन दोस्तों क्या है? मटर के पौधे में क्या 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मिले। क्या मिले? 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण मिले। कौन से मिले? देखो दोस्तों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। पहला क्या है? अब हम इधर देखते हैं लक्षण। आगे क्या लिखते हैं? प्रभावी लक्षण और इधर अप्रभावी। देखो पौधे की लंबाई क्या था? पहला प्रभावी लक्षण क्या था? पौधे की लंबाई कैसी थी? पौधे की लंबाई कैसी थी? प्रभावी में क्या था? लंबापन या लंबा या बौना।
ये क्या था, पहला विपर्यासी लक्षण। दूसरा दोस्तों क्या देखा, पुष्प की स्थिति। कैसी मान लीजिए, कैसी थी पुष्प की स्थिति, कक्षस्थ और शीर्षस्थ। कैसी थी, कक्षस्थ या अंतस्थ भी बोल सकते हैं हम। फिर क्या था दोस्तों, फली का रंग। फली का रंग कैसा होता है दोस्तों, मटर की फली का रंग कैसा होता है, हरा और पीला। परभाई क्या है, हरा, और ये क्या है, पीला है, परभाई पीला। चौथा, फली की आकृति। फली की आकृति कैसी होती दोस्तों, या तो फूली हुई या सिकुड़ी हुई, या फूली हुई या सिकुड़ी हुई, या हम ऐसे बोल सकते हैं चपटी या सकिनन, फूली हुई या सिकुड़ी हुई। पांचवा लक्षण क्या है दोस्तों, बीज पत्र की आकृति। कितने हो गए दोस्तों, 5 हो गए। सर क्या था, बीज का रंग, कैसा दोस्तों, पीला और हरा। और दोस्तों लास्ट क्या है, बीज पत्र का रंग कैसा है, पीला और हरा। ये क्या हो गए दोस्तों, 7 विपर्यासी लक्षण हो गए। किसके, उदान मटर के। कितने हो गए, 7 विपर्यासी लक्षण। पौधे की लंबाई, लंबापन या बौनापन। पुष्प की स्थिति, कक्षस्थ या अंतस्थ। फली का रंग हरा और पीला। फली की आकृति दोस्तों, चपटी और सकिनन, या फूली हुई या सिकुड़ी हुई भी बोल सकते हैं हम। बीज पत्र की आकृति गोल और जूरीदार। परवाही क्या है, गोल, और है परवाही जूरीदार। बीज पत्र का रंग पीला हरा, और बीज का रंग दोस्तों पीला और हरा। ये क्या हो गए, 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। उदान मटर की 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मेंडल ने कुछ अपने प्रयोग में विशेष नाम का प्रयोग किया, विशेष नामों का प्रयोग किया था। जैसे मतलब कि मेंडल ने जीन को कारक बोला, प्रभावी कारक, अप्रभावी कारक, फिनोटाइप, जीनोटाइप, युग्मिक विकल्पी, विकल्प, टेस्ट क्रॉस, व्युत्क्रम का संक्रमण। ये क्या था, व्युत्क्रम संक्रमण किसको कहते हैं, किसको कहते हैं दोस्तों, कि माना कि हम पहले प्रयोग में जिस पौधे को हम नर और वह मादा मान रहे हैं, नर व मादा मान रहे हैं, अगले प्रयोग में हम उनको मादा व नर माने, क्रम से क्या माने, मादा व नर माने, उसको क्या कहते हैं, टेस्ट करो या व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। मान लीजिए ये क्या है, हमने क्या माना, मादा माना, और इसको क्या माना हमने, नर माना। फिर क्या है, हमने इनके मतलब क्या कराया, क्रॉस करवाया, और अगली पीढ़ी में हमने क्या इनको क्या, अगले प्रयोग में हमने क्या माना, बी को क्या माना, मादा मान लिया, और ए को नर मान लिया। उसको क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम संक्रमण कहते हैं, व्युत्क्रम संकरण कहते हैं। कारक, कारक किसको कहते हैं दोस्तों, मेंडल ने ही जीन को ही क्या कहा, कारक कहा। कि मेंडल ने बताया कि कोशिकाओं के केंद्रक में, कोशिकाओं के केंद्रक में एक ऐसी संरचना पाई जाती है जो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण करता है। कौन करता है,
कारक करता है उसी को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। और जीन नाम किसने दिया था दोस्तों, जॉनसन ने बाद में क्या कहा, जीन कहा। प्रभावी लक्षण ये क्या होता है, सॉरी, प्रभावी कारक और अप्रभावी कारक। प्रभावी कारक किसको बोलते हैं दोस्तों, कि किसी अन्य कारक की उपस्थिति में, किसी अन्य कारक की उपस्थिति में अपना लक्षण प्रकट करे, या किसी अन्य लक्षण की उपस्थिति में अपना लक्षण प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, प्रभावी कारक कहते हैं। और जो कारक लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, अप्रभावी कारक कहते हैं। एक नाम आता दोस्तों लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, फिनोटाइप या जीनी प्रारूप, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, जीनोटाइप। ये क्या है दोस्तों, जीनोटाइप वो होते हैं जो बाहरी लक्षण होते हैं, बाहरी लक्षणों क्या कहते हैं, सॉरी, फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होते हैं, बाहरी लक्षणों क्या कहते हैं दोस्तों, फिनोटाइप। मतलब हमें बाहर से आकृति, किसी आकृति को देख के हम उनके लक्षण बता सकते हैं कि हाँ ये क्या है, ये अलमारी है, तो अलमारी में बाहर से साइड से देखेंगे कैसा है, इसका कलर ऐसा है, इसके ये लगा हुक लगा हुआ है, की लगा हुआ है, नीचे स्टैंड लगा हुआ है, ये क्या हो गए, सभी बाहरी लक्षण हो गए। और हमने पता नहीं कि अलमारी मतलब किससे बनी हुई है, कितना इसके अंदर सिल्वर है, कितना एल्यूमिनियम है, कितना आयरन है, हमको कुछ भी नहीं पता, कितना स्टील है, तो वो क्या हो गए दोस्तों, जीनोटाइप हो गए। जीनी प्रारूप मतलब कि जीवों के जीनी प्रारूप को क्या कहते हैं, जीनोटाइप। और बाहरी लक्षणों को क्या कहते हैं, फिनोटाइप। दोस्तों ये हो गया अपना नॉर्मली बात हो गई। आगे देखो अब इससे आगे क्या आता दोस्तों, मेंडल के सफलता के कारण और असफलता के कारण। पहले देखते हैं सफलता के कारण। मेंडल के नियम में थोड़ी बाधा आई थी, फिर से 1900 में फिर से कुछ वैज्ञानिकों ने, ह्यूगो डुब्रिज जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर मेंडल के नियमों को फिर से देखा, फिर से प्रयोग किया, तो उसे क्या नाम दिया गया, नव मेंडलवाद कहा गया। वो आगे हम देखेंगे। पहले देखते हैं हम सफलता के कारण। मेंडल के नियम सफल क्यों हुए दोस्तों, क्योंकि मेंडल ने सभी पौधों का क्या हुआ, अनेक पीढ़ियों तक अध्ययन किया, और तथा जो गलतियां सामने आई उनको क्या हुआ, फिर से प्रयोग करके फिर से उन गलतियों को क्या हुआ, सुधार किया, उन गलतियों की सुधार किया। उसके बाद में दोस्तों मेंडल ने शाह के पौधों का चुनाव किया। मेंडल ने अनेक पीढ़ियों तक स्वपरागण व परपरागण करवाया। ये तो क्या थे दोस्तों, सफलता के कारण थे। असफलता के कारण दोस्तों मेंडल किसका ज्ञाता था, मैथ और सांख्यिकी का। किसका ज्ञाता था दोस्तों, गणित व सांख्यिकी। तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग दिए वो किसमें अनुलिखित थे, गणित व सांख्यिकी में दिए, जो मतलब कि अनेक वैज्ञानिकों से समझ से दूर था। इसलिए क्या हुआ, मेंडल के नियमों को प्रतिपादन होने में या उजागर होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। दूसरी बात क्या दोस्तों, जब मेंडल का नियम का प्रकाशन हुआ तो वो छोटी पत्रिका में हुआ था। किसमें हुआ था, मेंडल के प्रकाशन किसमें हुआ था, छोटी पत्रिका में हुआ था, जो सभी वैज्ञानिकों के पास नहीं पहुंच पाया। छोटी पत्रिका में मेंडल के नियमों का प्रकाशन हुआ था, जो सभी वैज्ञानिकों तक नहीं पहुंच पाया। यह तक क्या है, दूसरा असफलता का कारण है। तीसरा असफलता का कारण क्या है दोस्तों, मेंडल के नियमों के टाइम ही चार्ल्स डार्विन जीवों के विकास का प्रयोग कर रहा था, कि जीवों का विकास में कैसा डिफरेंट पाया जाता है। मतलब कि देखो जिराफ में की गर्दन ऊंची होती है, क्यों होती है, या पहले क्या था, मानव के क्या था, पूंछ थी, वो अभी नहीं, प्रेजेंट नहीं है, क्यों नहीं है, वो क्या था, वो चार्ल्स डार्विन
चार्ल्स डार्विन के नियम प्रयोग चल रहा था, तो सभी वैज्ञानिकों का उस प्रयोग की तरफ ध्यान था कि ये क्या बताएगा जीवों का विकास कैसे होता है। इसलिए क्या हुआ दोस्तों, मेंडल के नियमों का उजागर होने में काफ़ी टाइम लग गया। अब बात करते हैं दोस्तों हम मेंडल के नियमों की। एक जीन पर आधारित नियम या एकल संकरण और दो जीनों पे आधारित नियम। या द्विसंकरण। दो जीनों पर आधारित नियम, कौन सा नियम दिया दोस्तों, एक ही नियम दिया था, कौन सा, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। कौन सा नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्ययन का नियम। जिसका बाद में क्या हुआ दोस्तों, खंडन हो गया, अपवाद क्या है, सहलगनता। किसका अपवाद है, स्वतंत्र अपव्ययन का। इधर क्या हुआ दोस्तों, एक जीन पर आधारित कितने नियम दिए, दो नियम दिए। ये पहला नियम कौन सा था, प्रभाविता का नियम। इसका भी क्या हो गया दोस्तों, खंडन हो गया। क्या है इसका खंडन या अपवाद, क्या है दोस्तों, अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, या पहला क्या है अपूर्ण प्रभाविता, दूसरा क्या है सहप्रभाविता। दूसरा नियम क्या है दोस्तों, युग्म की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। ये क्या है, सर्वमान्य सत्य नियम है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ये क्या है दोस्तों, अपना जेनेटिक्स। हम ये नियम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। एक लैब असिस्टेंट में दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया था, क्या था, जीन कहाँ पाए जाते हैं। तो दोस्तों जीन गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और जो क्या होते हैं, रेखीय क्रम में प्रेजेंट होते हैं। माना कि क्या है, गुणसूत्र है, और गुणसूत्र पर रेखीय क्रम में क्या होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और आनुवांशिकता में किसकी भागीदारी होती है दोस्तों, किसकी होती है, ना कि गुणसूत्र की, किसकी होती है, जीन की होती है। किसकी होती है दोस्तों, हेरिडिटी में किसकी होती है, जीन की होती है। और हेरिडिटी शब्द किसने दिया दोस्तों, स्पेंसन ने। किसने दिया, स्पेंसन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।